नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात छत्तीसगढ़ में किसानों के चुनावी रुख की। छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार सत्तासीन होने के बाद से ही किसानों को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहां पर 70% जनसंख्या कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, इसलिए किसान एक बड़ा वोट है। चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को जो गारंटी दी, इसे पूरा करने के लिए भाजपा की राज्य सरकार हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। प्रदेश के 24,72,000 किसानों को धान के बोनस की 13,000 करोड़ की राशि भी अब दी जाने वाली है। प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए और भी कई घोषणाएं कर रखी है। और कांग्रेस का यह कहना है कि ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए एक जुमलेबाजी और इसके बाद किसानों को दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा। आचार संहिता लगने में 4-5 दिन का वक्त ही शेष रह गया है। क्या इतने दिन के अंदर भाजपा सरकार किसानों से किए सभी वादे पूरा कर पाएगी और इसका आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। हाँ, कल किसानों के लिए भी ऐतिहासिक दिन रहेगा। कल 24,72,000 किसानों को जो उनका धान का अंतर राशि है 13,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि कल उनके खातों में दिया जाएगा। एक तरफ देश में किसान आंदोलित हैं, उनके ऊपर लाठियाँ, डंडे, आंसू गैस, गोले और रबर की गोलियां बरसाई जा रही है। उनमें मोदी सरकार बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पे किसानों को ठगने का काम सरकार कर रही है। एक देश, वन नेशन, और क्या नारा इनका, वन इलेक्शन, वन नेशन, और ये लोग वन राशन का बात करते हैं। तो फिर ये चुनावी जुमले अलग अलग क्यों? आप 500 रुपए में गैस छत्तीसगढ़ में देंगे, देश में क्यों नहीं? 3100 रुपए आप छत्तीसगढ़ में देंगे, देश के किसानों को क्यों नहीं? हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार से, क्या देश में अलग अलग कानून है? क्या मोदी सरकार जब कानून बनाती है देश में, क्या अलग अलग राज्यों के लिए कानून बनाती है? हिम्मत है तो 3100 रुपए पूरे देश के लिए घोषणा करना चाहिए। चलिए इसी पे आज चर्चा करेंगे कि किसानों का आने वाले लोकसभा चुनाव में खासतौर से छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर क्या प्रभाव रहेगा और कौन इसमें फिलहाल ज्यादा आगे नजर आ रहा है। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी से जसविंदर सिंह बग्गा, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे और कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जसविंदर जी, आप ही के पास आना चाहूंगा कि किसानों के लिए, चाहे महिलाओं के लिए आपने महतारी वंदन योजना का वादा किया हो या आपकी पूर्व की जो सरकार थी, जो तब की जो बोनस की राशि रहेगी उसकी डिलीवरी हो, सब आप कर रहे हैं। लेकिन और कहीं ना कहीं इसमें लोकसभा चुनाव को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा सवाल सीधे सीधे यही है आपसे, क्या ये जो वादे पूरे किए जा रहे हैं, क्या इससे ये मतलब निकाला जाए कि बीजेपी ने अब से पहले जो गलतियां की थी उन गलतियों से सीख ली है? देखिए अभिषेक जी, कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है तो जनता से कुछ बातों को कहती है, अपने कुछ वादे दोहराती है, अपने कुछ बातों को रखती है और जनता निर्णय करती है कि किस पार्टी की बातों में कितनी प्रामाणिकता है। 2023 का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ का हमने देखा, आपने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस ने अपनी बातों को रखा, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बातों को रखा। जनता ने कांग्रेस के 5 वर्ष के सरकार को देखा, उनकी बातों को सुना, उन्हें कसौटी पे कसा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही गई बातों को भी कसा। और जब जनता को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी की बातों में विश्वास ज्यादा है, उस पर मोदी की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ऐसे विश्वास के साथ जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनाव क्या आप 2018 के नतीजों को भी इसी नजरिए से देखते हैं? जब कांग्रेस ने रिकॉर्ड विक्ट्री हासिल की थी 68 सीटों पे, तो तब आप मानते हैं कि बीजेपी को भी तब जनता ने इसलिए नकारा था कि आप अपनी डिलीवरी जो है नहीं कर पाए, जनता का विश्वास नहीं जीत पाए? 2-3 बिंदु थे जिन पे मुझे लगता है कि आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। हो सकता है हम अपनी किसी बातों को पूरा करने में असफल रहे हों, लेकिन कांग्रेस ने जो लुभावना वादा दिया, जो लुभावना घोषणा पत्र दिया था, 36 अलग अलग बिंदुओं के वादे, समाज के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने इतने खूबसूरत लुभावने वादे कर दिए थे
कि छत्तीसगढ़ का आम आदमी उन वादों में चला गया, उन वादों में फंस गया, उनके मोह पास में, और उन्होंने कांग्रेस को काम करने का मौका दिया। 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जनता को एहसास हो गया कि हमने कांग्रेस को जिस विश्वास के साथ उनके वादों पर जिस प्रकार से भरोसा करके सत्ता जसविंदर सौंपी जी, थी, 23 में तो कांग्रेस ने जीत वादा आपकी भी खिलाफी की है, शानदार रही और इसे है। भारतीय जनता पार्टी फिर से लौट के आई। 54 सीटें आपको भी मिली है, जीत तो आपकी भी शानदार रही है। खैर, कांग्रेस की कमियां तो आपने गिनाई, कुछ तो आपके वादों में भी मेरिट होगा, इस पे भी मैं आऊंगा। सत्यप्रकाश जी, किसानों को लेकर आज बात हो रही है और ये मेजोरिटी वोटर है छत्तीसगढ़ के, 11 लोकसभा सीट हैं और फिलहाल आंकड़े आपके पक्ष में नजर नहीं आ रहे, चाहे पहले के चुनाव हो और मौजूदा चुनाव में भी इसी को लेकर चर्चा हो रही है। अब एक के बाद एक बीजेपी ने जो वादे किए थे, जिनको लेकर आप लगातार हमलावर रहे कि ये सिर्फ वादे हैं चुनावी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी पूर्व की सरकार की जो गलती थी उसमें भी सुधार किया, तब के अंतर की राशि भी चुकाई, उन्होंने महतारी बंधन का वादा किया, वो भी अब उन्होंने जो है राशि महिलाओं के खातों में पहुंचाई है, और अब 12 मार्च को किसानों को भी जो बोनस की राशि है वो देने जा रही है। तो क्या ये कांग्रेस को असुरक्षित कर रही है छत्तीसगढ़ में लोकसभा के नजरिए से देखें तो? अभिषेक जी, देखिए, जब आपने शुरू किया तो बोला कि बीजेपी लुभाने की कोशिश कर रही है, वही हो रहा है। लुभाने की कोशिश बीजेपी चुनाव के दौरान किया था, वो लोग इस बात में आ भी गए। जैसे जगदीश जी बोल रहे कि चुनाव के दौरान पार्टियां जाती है, जनता किसी भरोसा कर नहीं पाती है, जुमले पे भरोसा कर दिया है, जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। आपने किसानों की बात की, देखिए इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा कि हम बकाया बोनस देंगे 16 17 18 घोषणा पत्र में बकाया लिखा हुआ है। घोषणा पत्र में उन्होंने दिया कौन सा है? 14 पत्र, उसमें भी काफी किसानों को मिला नहीं है। अभी तक धान लगभग 10,000 से ज्यादा किसान ऐसे जिनके धान बिकी नहीं है और इन्होंने खरीदी बंद कर दी। अभी भी जैसे अंतर्ग्राही घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा कि एक मुश्त देंगे और साथ के साथ जहां खरीदी होगी वहां पे कैश काउंटर खोलेंगे, और आप अभी तक नहीं कर रहे। और ऊपर से करना ये लुभावने की आपने बात की, छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। रायपुर में मैंने खुद ने एक होर्डिंग, मैं इसे इस तरह से देखना चाहूंगा सत्यप्रकाश जी, कुछ महीने हुए हैं मेरे ख्याल से सरकार को बने हुए, अगर आप कह रहे हैं कि उसी वक्त जी, मैं वही बोल रहा और आपके सामने तो ज्यादा बड़ी अड़चन थी राजीव गांधी न्याय योजना के टाइम पे, आप खुद ही ये बात स्वीकारेंगे मेरे ख्याल से कि ज्यादा बड़ी अड़चन थी, आपने भी बाद में दिया था पर आपने डिलीवर किया था, राज्य सरकार भी कर रही है। आपने बोला कि पिछले महीने वो इन्होंने चुनाव को जरा बोले कि सब बात जानना, इसलिए तो देखिए कुछ ही बातों की बात करते हैं, किसान की धान खेती बात करते हैं, महतारी की बात की, बाकी बात तो कर ही नहीं रहे। हम मजदूरों के 10,000 की बात कर रहे हैं, जो बोला कि सितंबर की सरकार बनते ही देंगे, हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। बाकी अब छोड़ दीजिए ना, आपके पास समय है, मगर जो आपने बोला चुनाव होते ही सरकार बनते ही देंगे, महतारी बंधन बात आप बोले, महतारी बंधन की बात की, इन्होंने बोला था कि सरकार बनते देंगे, आपने अभी दिया उसमें भी इतना क्लॉज लगाया कि इतनी सारी महिला बाहर होगी। आज भी मैं बता रहा हूँ, जो पैसे दिए है उसमें भी काफी महिलाओं को नहीं मिला है। फिर और में दिखावे के लिए कर रहे हैं। आपको अगर मैं घड़ी पे डालने लगा तो आपको मालूम है 17 लाख और 1,000 के हिसाब से कितना पैसे में कितना दिया और उसमें कितनी महिला नहीं दिया। हमें हमारे आसपास अभी खूब तक महिला हमारे पास भी आई है कि हमसे फॉर्म दिया गया 25 सूची में लाभ मिला, उसके बाद भी अभी तक खाते नहीं है। तो ये देखिए, यही मैं बोल रहा हूँ कि जब तक जैसे समझ लीजिए, जैसे किताबें मैंने बात की, एक उसकी बात धान खेती केंद्रों के आपने कैश काउंटर खुलने की बात की थी, अभी तक नहीं मिला। आप होर्डिंग ये सिर्फ थोड़ा उदाहरण बताना चाह रहा था कि मोदी सरकार की जो तलाशी दे रही है और राज्य सरकार इस पे मैं जसविंदर जी से ही जवाब ले लेता हूं। ये छलावे की बात, जुमले की बात, ये इनका तो पूरे क्या है। आप इनके स्ट्रिक्ट सेंटेंस से लेकर प्रदेश के उठा के देखिए, जुमले और झूठ बाई, इसके अलावा कोई काम नहीं। जनता को 2018 को शिकायत ठीक है, क्योंकि बात तो फिर से आगे 5 साल में फिर आएंगे। ठीक है जसविंदर जी, इस पे आप जवाब दीजिए, फिर रमेश जी मैं आपके पास आता हूं। जसविंदर जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि हमने अपने घोषणा पत्र में, जिसे हमने संकल्प पत्र के रूप में जनता के बीच प्रस्तुत किया था, जिसमें मोदी जी ने अपनी गारंटी दी थी, उसमें हमने कहा था कि हम सरकार में बैठते ही पहला दस्तखत उन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के लोगों के हितग्राहियों के उस पर करेंगे, जिसे भूपेश बघेल ने 5 वर्ष तक के रोक के जे क्षेत्र की गरीब जनता के साथ अन्याय किया था। हमने कहा था कि हम 2 वर्ष का बोनस जो हम नहीं दे पाए, जिसे भूपेश बघेल ने भी 5 वर्ष नहीं दिया, ऐसे किसानों के खाते में 2 वर्ष का बोनस 25 दिसंबर हमने तारीख दी थी साहब, 25 दिसंबर को हम डालेंगे, और हमने 25 दिसंबर को 2 वर्ष का बकाया बोनस 3,716 रुपए हमने किसानों के खाते में डाले हैं। हमने कहा था कि उन युवाओं के साथ जिन्हें आपने पीएससी के माध्यम से छला है, उन युवाओं के साथ जिन्हें आपने अन्याय किया है, हम उस पे भी आएंगे। पीएससी की जांच कराएंगे, और हमने सीबीआई से जांच करने की अनुशंसा कर दी साहब बैठते ही। ठीक है, मुद्दे से भटक रहे हैं। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वादों की बौछार तो विधानसभा चुनाव में रमेश जी हमने देखा, और एक बड़ी दिलचस्प चीज ये देखी कि वादे बहुत ही समानांतर थे,
दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में। इसमें बड़ी एक दिलचस्प चीज़ ये देखने को मिली कि बीजेपी और कांग्रेस के वादे, एक तरह से लगा कि बीजेपी ने चाहे धान का मसला हो या दूसरे अन्य मसले हो, मुद्दों को न्यूट्रलाइज कर दिया था। और उसमें जो वोटर है उसको ये दिख रहा था कि जो वादे कांग्रेस कर रही है वो वादे तो बीजेपी भी कर रही है, लेकिन हमें उसके साथ साथ और भी चीज़ें मिल रही है जो नारा बीजेपी देती है, चाहे हिंदुत्ववाद का, राष्ट्रवाद का। तो कई ऐसे मान सकते हैं, ये एक ऑब्जर्वेशन है कि कई ऐसे वोटर्स हैं जो शायद छिटक के बीजेपी के पास चले गए, जो शायद कल तक कांग्रेस के पास थे। ये भी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। अब जब लोकसभा चुनाव सामने है और अब हम देख रहे हैं कि किसानों को किए हुए वादे लगातार पूरे किए जा रहे हैं, हालांकि कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही सीमित है, उसके बाद स्थिति वैसी ही हो जाएगी। लेकिन क्या अब देखते हैं कि एक बड़ा अंतर, बड़ा फर्क देखने को मिलेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर? देखिए, विधानसभा चुनाव में जो स्थिति देखने को मिली वो सिर्फ एक विषय का था कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में भरोसा मतदाता किस पर ज्यादा कर रहा है। तो जो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, वो पिछले 5 सालों में जो भी वायदे किए थे, जो पूरा नहीं कर पाती थी, उस पर सीधे बोल देती थी कि मोदी सरकार हमको ये काम करने नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी की जब विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के बीच जब गई, तो मेरे ख्याल से मतदाताओं के बीच इस बात का भरोसा ज्यादा जगह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो किसी काम को पूरा करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। और उस भरोसे को कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अपने किए गए वायदों को पूरा कर रही है। एक एक करके वो बहुत कम समय में अपने वायदों को पूरा करती जा रही है। निश्चित रूप से प्रदेश भर में मतदाताओं का जो एक भरोसा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा नजर आने लगा है, जिसका असर अभी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो आरोप प्रत्यारोप दोनों साथी हमारे लगा रहे हैं, इनको अपनी पूरी बात कहने का हक है और पूरी बात इनको कहना चाहिए। और मूल्यांकन तो पब्लिक करती है, मतदाता करता है और मतदाता आने वाले लोकसभा चुनाव में करेगा। लेकिन रमेश जी, सवाल जो कांग्रेस ने किया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर एक तरफ बीजेपी जो है, चाहे वो राज्य हो या पूरे देश में हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है कि सभी एक निशान एक प्रधान की जो बात वो करते हैं, तो जब योजनाओं की बात आती है तो वो यूनिफॉर्मिटी क्यों नजर नहीं आती? कि जो कि सवाल उठा है कि केंद्र में अगर आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आप इतनी बड़ी राशि दे रहे हैं उन्हें बोनस के साथ ही सही, तो वो चीज बाकी तमाम राज्यों में किसानों के लिए क्यों लागू नहीं हो रही जब केंद्र में सरकार है, जैसा कि आपने कहा? देखिए अभिषेक जी, ये दोनों विषय अलग अलग है। जैसे हमने अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान सुना और उनका सवाल भी था, उनका सवाल बिल्कुल जायज है, मैं उनके सवाल का समर्थन करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, अगर किसान आंदोलित हैं तो छत्तीसगढ़ में किसान क्यों आंदोलित नहीं? छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ का नियम, छत्तीसगढ़ का कानून, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियां, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। तो ये जो कुछ यूसीसी की जो बात होती है वो दूसरा विषय है, पर उत्पादन, किसान, किसी चीज का मूल्य निर्धारण, ये स्थानीय चीजों से जुड़ा मामला होता है, इसलिए इसको उस चीजों से देख करके नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन खैर, इस पे आऊंगा मैं वापस। लेकिन सवाल है आपसे सत्यप्रकाश जी कि सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने ये वादे किए, तो सत्ता में आने के लिए तो आपने बीजेपी से भी ज्यादा बोनस देने का वादा किया था, फिर भी आप सत्ता में नहीं आ पाए, तो किसानों को विश्वास पे तो नहीं रख पाई कांग्रेस। अभिषेक जी, देखिए मैं वो बात याद दिलाता हूँ, आप किसानों के विदेश कहाँ से हो सकते हैं? ये वो व्यक्ति लोग हैं जो किसानों को आतंकवादी से बोलते थे, कि वो व्यक्ति लोग किसानों में गाड़ी चलाते थे, वो व्यक्ति लोग जो किसानों को खालिस्तानी बोलते थे। तो किसानों से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना बीजेपी का एक एजेंडा है, किसानों के लिए करना। आपको मैं बल्कि बोलूंगा, हमारी सरकार की उपलब्धि थी ये, इन्होंने 21 बोल के लिए दिया था, बोनस बोल के लिए दिया था, किसानों को कुछ समझते भी थे। ये तो सोचते थे कि अरे ये चाहेंगे, ये तो हम हमारे को वोट देंगे। मगर हमारी सरकार ने जो वोट दिया, हमने जब इतना समर्थन मूल्य दिया, तब इनको समझ में आया 31 के बाद इन्होंने क्यों की, 15 साल में इन्होंने 21 तो क्यों नहीं किया था? बोल के इनको सब समझ में आया कि सरकार के रहने से काम करना पड़ता है। जैसे भूपेश बघेल जी ने किसानों को करके दिखाया, कोरोना के समय में अगर कोई ट्रैक्टर और गाड़ी खरीद रही थी, किसान बहुत खरीद रहा था। ठीक है, चुनाव लोकतंत्र लोकतांत्रिक देश में हार रहती है, एक अलग बिंदु है। मगर जहां तक बात किसानों की बात, किसानों के लिए हमने काम करके दिए, तो उनको आप बात की कहीं से भी आप। लेकिन रमेश जी जो बात कह रहे थे,
ये रमेश जी जो बात करते हैं बीजेपी की यूएसपी भी है और आपकी सरकार पे लगातार सवाल उठता भी रहा कि ठीक है आपने किसानों के लिए जो है धान में अच्छा बोनस दिया, दूसरी भी अन्य योजनाएं चलाई आपने जिसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों तक पहुंचा, लेकिन कई मामलों में सवाल उठते रहे हैं जो प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए साबित हुआ, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे दूसरी अन्य चीजें जिसमें बीजेपी जो है आगे नजर आती है कांग्रेस से। अभिषेक जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बता दो, 15 साल में 4 मेडिकल कॉलेज खोले थे, हमने 6 मेडिकल कॉलेज खोल के दिए। ये बात क्या करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की? अरे ये नक्सली क्षेत्रों में इनके खुद के नेता आते थे, चुनाव प्रचार में गाड़ी सभी जा पाते थे, हेलीकॉप्टर जाते थे, हेलीकॉप्टर वापिस आते थे। अमित शाह जी आया था बोल के क्या करते हमने कम हुआ और गाड़ियों से आते थे बाय रोड, तो किसने करके दिखाया था? हमने 55 से ज्यादा नए कैंप वहां खुलवाए थे जहां पे सोच भी नहीं सकते थे, तो हमने काम किया है। जैसे मैंने बोला विकर्ण करना, जाति धर्म को लड़ाना, भाई भाई चलाना, वो चुनाव एजेंडा नहीं रहता। आप अगर मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, एक भी भाषण उठा के देखिए जहां पे महंगाई की बात कर रहे हैं, जहां पे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जहां पे वो बोल रहे हैं सिलेंडर पासों में देखिए, जहां वो बोल रहे हैं महिलाओं का मात्र सिलेंडर देखे 15 लाख की बात कर रहे हो, तो वो बात ही नहीं करेंगे ना, एजेंडे की बात नहीं करेंगे, जो बात इन्होंने बोली होगी गारंटी वो बात नहीं करेंगे। तो इससे बोलो इनका चुनावी एजेंडा दूसरा तरीके रहता है, इससे बोलो वो हार जीत लगी रहती है, प्रोपेगेंडा क्या फैलाया क्या नहीं फैलाया। आपको याद होगा 2014 में भी 2G के लेकर किसी प्रोपेगेंडा फैलाया और बाद में कोर्ट पे क्या हुआ, इससे बोलो हार जीत एक अलग विषय है, और हमने काम किया। 45 साल लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे, ये नीति आयोग रिपोर्ट कहते हमने काम किया। चुनाव में हार जीत बहुत बड़े विषय होते हैं, ये विषय नहीं है कि हमने काम नहीं किया, विषय दूसरे भी है, और दूसरा विषय क्या है वो बीजेपी का एजेंडा है। ठीक है जसविंदर जी आपका जवाब इस पे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कौन सी कांग्रेस किसान हितैषी होने की बात करती है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब किसान हितैषी होने की बात कांग्रेस करती है। वो कांग्रेस जो अपने शासन काल में पानी में भिगो कर धान खरीदती थी, वो कांग्रेस जो गिरदावरी के नाम पे रकबा काट देती थी, वो कांग्रेस जो जैविक खाद के नाम पे मिट्टी और कंकड़ बेचती थी जबरदस्ती किसानों के साथ, वो कांग्रेस। अगर कांग्रेस किसान हितैषी होती, कांग्रेस ने किसानों के लिए काम किया होता साहब, तो जनता इतनी बेदर्दी से इन्हें सरकार से नहीं हटाती। इस बात को पूरी कांग्रेस को नोट करके रखना चाहिए। जनता ने इन्हें क्यों हटाया है? इन्होंने शराबबंदी का वादा किया और घर घर शराब पहुंचाने का काम किया था। इन्होंने किया क्या? इन्होंने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात की थी, उनके साथ वादा खिलाफी की थी। इन्होंने पेंशन बढ़ाने की बात की थी, इन्होंने पेंशन में भी दगा कर दिया। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को छला था। और एक तरफ हम हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अगर हम कहते हैं तो इस बात के पास हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। हमने किसानों से क्या कहा कि हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, हमने खरीदे साहब। और जब ऐसा लगा कि किसानों को धान खरीदने के लिए और धान बच गया है धान बेचने के लिए, हमने तिथि बढ़ाई, हमने मियाद बढ़ा दी उसकी। हमने 3100 रुपए प्रति एकड़ की बात की थी और 3100 रुपए में एमएसपी की बात, क्योंकि प्रोसेस प्रारंभ हो गई थी। ये अंतर की राशि 917 रुपए हम 24 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में कल 12 मार्च को डालने जा रहे हैं। 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपए हम किसानों को एक मुश्त देने जा रहे हैं। और ये इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने क्या कहा? एक एक करके देखिए सच प्रकाश जी, ये तो मैं मत करें आप। मैंने आपकी बात बड़ी शांति से सुनी है, मैंने आपकी बात शांति से सुनी है। एक मिनट काम किया है, आपके पास तर्क और तथ्य है, तो अपनी बात रखें, मुझे अपनी बात रखने का मौका दें। सत्य प्रकाश जी, ये बात विवाद का कोई ढंग नहीं है आपका। आप हर बार ऐसा करेंगे? नहीं ठीक है सत्यप्रकाश जी, मेरा ठीक है। जसविंदर जी ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है। सत्यप्रकाश जी, अभिषेक जी ये कैसे बहस करा रहे हैं आप? नहीं ठीक है, मैंने शांति से सुना है। ठीक है। मतलब उनके पास तर्क नहीं, मतलब वो बात को बीच बीच में काटेंगे। नहीं मैं सीधे उनसे पूछ लेता हूं जो आपने पॉइंट्स रखे। देखिए जो पॉइंट्स आपने रखे वो चुनाव हार चुके विधानसभा में। मैं सीधे ठीक है, हमने धान के सिवा भी जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बंधु हैं जो तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं, हमने उनके 4,000 रुपए मानक बोरे के मूल्य को बढ़ा के 5,500 किया है और उस पर 4,500 रुपए बोनस भी दे रहे हैं। इनकी सरकार ने 5 साल में तेंदुपत्ता संगठन के लिए सिर्फ 3 दिन दिए थे आदिवासियों को, 3 दिन। हमने बढ़ाकर 15 दिन किया साहब। इसलिए हम कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं और इसलिए लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है सत्यप्रकाश जी, उन्होंने जो पॉइंट्स है उसके साथ एक चीज और जोड़ देता हूं मैं कि लगातार ये देखने को मिला है कि विधानसभा चुनाव में 2018 में भले ही आपको ज्यादा वोट मिले हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में 1 साल बाद जो है बीजेपी आगे निकलती नजर आई, जबकि आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आज हम देख रहे हैं कि राज्य में बीजेपी की सरकार है। जो वादे उन्होंने किए थे, उनमें जो बड़े वादे थे उनमें से 3 उन्होंने पूरे कर दिए हैं और कल एक और पूरा होने जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या आप मोदी फैक्टर को नकारेंगे जिसका बीजेपी दावा ठोकती है? अभिषेक जी, एक तो मैं बात बोल रहा, आपने बोले कि वादे कोई कौन से वादे बोले के 18 लाख आवास में एक आवास की स्वीकृति दो, बता दिए केंद्र सरकार ने मना कर दिया, एक आवास स्वीकृति की है। ये सिर्फ छूट चुकी है सरकार चलते। माथारी मंत्री में कितनी महिला को बाहर कर दिया? 18 आप 21 तारीख लॉन्च ले आते हैं, उसमें भी काफी कोई पर जनता तो नहीं, तो जनता तो ये देखेगी ना साहब कि हमको फायदा किससे मिला। पैसा नहीं दिया
अभी तक। किसानों को भी इन्होंने दिखाया काम किया, आपने बोला इनपुट देंगे, कैश काउंटर देंगे, उसमें भी आप किस्तों में दे रहे, तो कहां से आपने पूरा कर दिया? किसान अभी भी सब भटक के पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इससे बोलना सिर्फ झूठ झूठे और आते कि आपको सभा के जवाब दे रहा हूँ। आपने लोकसभा की बात की, लोकसभा चुनाव अलग तरीके का, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग बात होती है, उसमें सरकार में तो अपनी योजना लेके। जहां तक लोकसभा की बात है, जनता हमसे ज्यादा विपक्ष के नाते जनता हमारे से खड़ी है, तो भी जनता को मालूम है कि अगर आप आवास योजना की बात कर रहे हैं तो आपकी राज्य सरकार खुद अपनी एक अलग योजना लेके आ गई। 100 दिन में महंगाई आपने कम कर दी, आपने तो 100 दिन महंगाई की बात की, 300 पेट्रोल की बात की, 15 लाख की बात की, 2 करोड़ रोजगार की बात की आपने। तो आप जो बोलते उससे उल्टा करते। 2018 में तो अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, 4 साल हुआ था, तो क्यों आप 14 में चलेंगे थे? तो नहीं, पर क्या ये आरोप गलत है कि राज्य सरकार ने राशि आवंटित नहीं की? क्योंकि ये शेयरिंग में होता है मेरे ख्याल से, केंद्र पूरा पैसा देती नहीं है आवास योजना के लिए, राज्य सरकार ने अपनी राशि जारी नहीं की, जिसके चलते आवास नहीं मिला। लेट्स टॉक सीरियसली अबाउट नंबर्स ना। आप अगर ये स्पीच देना चाहते हैं अलग अलग मामलों को लेकर तो सर आप दे दीजिए, फिर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप अगर ये दावे कर रहे हैं तो उसकी जमीनी हकीकत भी यही है। आप कह दीजिए कि केंद्र जो है झूठ बोल रहा है। उस समय के पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने किन कारणों को लेकर अपना इस्तीफा दिया था, उनसे पूछ लीजिए। पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने किस कारण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया था? साहब ये बता दिए, उन्होंने साफ लिखा था। नहीं, मैं सीधे एक मिनट गरीबों के पक्के जसविंदर जी, एक मिनट में सीधे पूछ रहा हूं सत्य प्रकाश जी आपसे कि जिन महिलाओं के खातों में राशि पहुंची है या जिन किसानों के खातों में कल बोनस की राशि पहुंचेगी, क्या वो आपसे सहमत होंगे कि ये सब जुमलेबाजी है? मैं आपको अब कल डिबेट कराइएगा, मैं आपको ऐसी मैं सारे सामने बैठा देता हूँ जिनके सबकी होने और सूची में नाम होने के बावजूद भी उनके खाते में नहीं मिला है। और एक चीज बताइए ना, आपने जब चुनाव के दौरान तो आपने नहीं बोला था कि ये जवाब लगेंगे, आपने बोला था हर महिला को मिलेगा, जब सीएम को भी उनकी धर्मपत्नी को भी मिलेगा, कलेक्टर की धर्मपत्नी को भी मिलेगा। तो अब कहाँ चला गया? 18 साल उम्र होती शादी की और आप 21 साल चुनाव लेकर आ जाते, तो वो भी देख लीजिए। तो आप चुनावों के दौरान झूठ झूठे में जाकर कर ली, सरकार बन गई, अब माएँ बहने भटक रही है। और आदिवासी वर्ग की जो माएँ हैं, जो ठीक है, इसमें मैं जवाब लूंगा आपसे, समय थोड़ा सीमित है। रमेश जी आपके पास आना चाहूंगा कि रमेश जी, ठीक है सत्य प्रकाश जी, समय थोड़ा सीमित है। रमेश जी आपसे जानना चाहूंगा, आमतौर पर हम ये मानते हैं कि जनता जो है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क करना जानती है, उन्हें अपने मुद्दे पता है। ये हमने 2019 के चुनाव में भी देखा, जब प्रचंड जीत कांग्रेस को मिली, लेकिन बीजेपी ने वहां पे 9 सीटें जीत ली। लेकिन आज अब अगर बात करें 2023 के चुनाव की, तो बीजेपी ने यहां पर भी मोदी को चेहरे के तौर पर उतार दिया था छत्तीसगढ़ में, उन्हीं योजनाओं की बात की, डबल इंजन की सरकार की, और अब लोकसभा चुनाव में क्या आज लगता है कि फर्क कर रही है जनता, या फर्क कर पाएगी इस चुनाव में? यह पूरा चुनाव जो है एक ही मुद्दे पर रहेगा? देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में छत्तीसगढ़ लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में जाता दिख रहा है। तमाम सर्वे भी ये बात बोल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जहां तक की बात है, तो छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 11 सीटों के अपने लोकसभा के उम्मीदवार उतार दिए हैं और लगातार प्रचार के अभियान में काम शुरू हो गया है। अभी कांग्रेस पार्टी तो अपने कैंडिडेट भी नहीं तय कर पाई है, अभी 5 सीटों पर उनके कैंडिडेट तय होने बाकी हैं। फिर चुनावी कार्यक्रम क्या होगा, चुनाव में किस तरह से मतदाताओं के बीच जाएंगे, लुभाएंगे, ऐसे कोई कार्यक्रम अभी कांग्रेस के निकल करके सामने नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी उन कार्यक्रमों पे लगातार काम शुरू कर रही है। नहीं, मैं आखिर में एक छोटा सा पॉइंट जोड़ूंगा, समय थोड़ा सीमित है, इस पे जाऊंगा, क्योंकि अगर हम देखें विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस की वोट प्रतिशत में कुछ खास अंतर नहीं आया है। अगर हम देखें तो ये 43 से 42 पर ही आया है। तो क्या ये एक चुनौती बन सकता है बीजेपी के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा है, उसका लाभ उनको लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, समय अब इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जाहिर तौर पर कल एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और बोनस के अंतर की राशि किसानों के खातों में पहुंचेगी और देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है। राज्य में बनी नई नवेली सरकार ने बीते कुछ महीनों के अंदर अपने जो वादे किए थे उनमें से जिन वादों को पूरा किया है उनका कितना प्रभाव इस लोकसभा चुनाव में पड़ता है, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।